गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज बिजनेस स्टडी में हम चैप्टर सेकंड के फ्यूल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडी करेंगे। हमारे 2 टॉपिक ऑलरेडी पहले हो चुके हैं। आई होप सो आप लोगों ने अपने नोट्स प्रिपेयर कर लिए होंगे। और आज हम स्टडी करेंगे हेनरी फ्यूल। हेनरी फ्यूल कौन थे? हेनरी फ्यूल इन्हें फादर ऑफ मैनेजमेंट बोला जाता है, फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने काफ़ी अपने कंट्रीब्यूशन दिया है मैनेजमेंट फील्ड में। इन्होंने ही 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं मैनेजमेंट के। पहले ये कंपनी में एमडी थे, लेकिन कुछ बैंकरप्ट होने के बाद, कंपनी को कुछ लॉसेस होने के बाद, कुछ टाइम पीरियड के लिए इन्होंने अपना जितना भी कंट्रीब्यूशन था वो मैनेजमेंट फील्ड में लगाया। और फिर जब टाइम लिया देन उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स लॉन्च करे। सो इन 14 प्रिंसिपल की हम स्टडी करेंगे इसमें। हेनरी फ्यूल को हमारा फादर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट बोले जाते हैं। सो इसमें हमारे 14 प्रिंसिपल्स होते हैं। फर्स्ट 14 प्रिंसिपल हमारे ऐसे होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा डिवीजन ऑफ वर्क। सेकंड प्रिंसिपल होता है, फर्स्ट होता है डिवीजन ऑफ वर्क, सेकंड डिसिप्लिन, थर्ड authority and responsibility, fourth unity of command, fifth unity of direction, sixth subordinate of individual interest to general interest, sixth remuneration of employee, next centralization and decentralization, then scalar chain, then order, then equity, then stability of personnel, then initiative, then esprit de corps. सो इन 14 प्रिंसिपल की हम इसमें स्टडी करेंगे। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। कभी कभी 1 मार्क्स में भी आ जाते हैं, और कभी कभी 6 मार्क्स में भी या 8 मार्क्स में भी इसका क्वेश्चन आ जाता है। तो आज हम फर्स्टली पहले स्टडी कर लेते हैं डिवीज़न ऑफ वर्क के बारे में। डिवीज़न ऑफ वर्क प्रिंसिपल में क्या है, एंड सेकेंड हम स्टडी कर लेते हैं डिसिप्लिन, एंड जितने कवर हो सकते हैं। सो फर्स्ट डिवीजन ऑफ वर्क, इसके बेस पे ही आपकी केस स्टडीज बनेंगी इसमें। सो ये प्रिंसिपल्स बहुत अच्छे से समझिएगा। डिवीजन ऑफ वर्क होता क्या है? डिवीजन ऑफ वर्क प्रिंसिपल से समझने आ रहा है कि हमें काम को डिवाइड करना है, डिवीजन करना है वर्क को, डिवीजन करना है वर्क को। डिवीजन करा जाता है वर्क का इन स्मॉलर यूनिट में। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल होल वर्क मस्ट बी डिवाइड इनटू स्मॉल टास्क या यूनिट। मतलब जितना भी हमारा काम होता है उसे स्मॉल टास्क या यूनिट में हम डिवाइड कर देते हैं। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग फ्यूल ने ये कहा है जितना भी हमारे पास काम है, जिस प्रोजेक्ट पे हमें वर्क करना है, उस प्रोजेक्ट को हमें डिवाइड कर देना है स्मॉल टास्क में। ठीक है, होल वर्क मस्ट बी डिवाइड इनटू स्मॉल टास्क और यूनिट instead of assigning the whole work of one person. One task or one unit of work should be assigned to one person according to capability, qualification and experience of the person. Means एक काम को, एक प्रोजेक्ट को हमें डिफरेंट टास्क में, स्मॉल टास्क में डिवाइड कर देना है। और डिवाइड कैसे करना है? अकॉर्डिंग टू हर नॉलेज, स्किल एंड एबिलिटी। जैसे आपके पास एक प्रोजेक्ट है, आपको उस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल करना है। कैसे करेंगे? उस प्रोजेक्ट को आप छोटे छोटे टास्कों में, सेल्स का अलग डिपार्टमेंट कर दोगे, सेल्स मैनेजर अलग कर दोगे, प्रोडक्शन मैनेजर अलग कर दोगे, अकाउंट मैनेजर अलग कर दोगे। सबको आपने काम को डिवाइड कर दिया, वो अपना अपना काम जितनी उनके पास, और वो कैसे करोगे? उनकी स्किल और नॉलेज, उनकी एजुकेशन के अकॉर्डिंग, उनके डिपार्टमेंट का कैसे क्रिएट करोगे, उनके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। एलोकेशन जो करोगे वर्क का एज ए कैपेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय के अकॉर्डिंग। सो इससे डेलीगेशन हो जाएंगी उनकी, जितनी भी डेलीगेशन ऑफ वर्क हो जाएगा, जितना उन्हें काम करना है। ठीक है,
जिस फील्ड में वो स्पेशलाइजेशन रखते हैं उस फील्ड के अकॉर्डिंग उन्हें वर्क मिल जाएगा, डिवाइडेशन हो जाएगा, देन उसमें वो अपनी अच्छे से नॉलेज एंड स्किल लगा सकते हैं और अच्छे से प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। सो आई होप यह प्रिंसिपल्स ऑफ आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें आपके जो पॉजिटिव इफेक्ट बनते हैं वो दो बनते हैं। एक तो स्पेशलाइजेशन, जिस फील्ड में जो पर्सन ज़्यादा स्पेशलाइज है, ठीक है, उसे उसके अकॉर्डिंग काम दिया हमने। दूसरा इम्प्रूव एफिशिएंसी, जब जो पर्सन जिस चीज़ में कैपेबल है, जैसे अकाउंट मैनेजर है अकाउंटिंग फील्ड में, तो वो अपना पूरा दिमाग उस फील्ड में उस जॉब में लगाएगा तो वो उसमें एक्सपर्ट हो जाएगा, ना टाइम का वेस्टेज होगा ना रिसोर्सेज का वेस्टेज होगा। तो ये इसकी पॉजिटिव इफेक्ट हो गए। कभी कभी इसकी एडवांटेज आ जाती हैं तो उसमें आप 2 पॉइंट बना के लिख सकते हैं, स्पेशलाइजेशन एंड इम्प्रूव एफिशिएंसी। ठीक है, इम्प्रूव एफिशिएंसी से मतलब हो गया कि ना ही वेस्टेज होगा हमारे रिसोर्सेज का, ना ही वेस्टेज होगा हमारे टाइम का। स्पेशलाइज अलग है, अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन उसे नॉलेज स्किल सब है। ठीक है, और इसमें जो हमारे निगेटिव पॉइंट आ जाते हैं, लैक ऑफ एफिशिएंसी। अगर कोई मैनेजर ने काम को डिवाइड लैक ऑफ एफिशिएंसी का, मतलब अकाउंट को काम दे दिया सेल्स का, सेल्स को काम दे दिया प्रोडक्शन का, तो लैक ऑफ एफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए कि उसके पास डिग्री किसी और चीज़ की है और वर्क वो किसी और चीज़ का कर रहा है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, लैक ऑफ एफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए। दूसरा, नो स्पेशलाइजेशन, कोई स्पेशलाइजेशन ही नहीं है, वही दूसरा भी ऐसी है कि कोई एजुकेशन नहीं है, तो ये भी एक निगेटिव पॉइंट। चांस ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, चांस ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ वर्क में मीन्स वर्क को रिपीट नहीं होना चाहिए। यह मैनेजर को जिम्मेदारी रखनी होगी कि वो मैनेजर टाइम टू टाइम रिपोर्ट फाइल अपनी देखता चला जाए, डिवीजन करे वर्क का, एक बिग टास्क को स्मॉल टास्क में डिवाइड कर दे अकॉर्डिंग टू नॉलेज एंड स्पेशलाइजेशन एंड स्किल्स, उनकी एफिशिएंसी इंप्रूव करता चले जाए। सो अब ये डुप्लीकेशन ना हो वर्क की, बार बार रिपीटेशन ना हो, कोई चीज़ में चीटिंग ना हो, तो ये सब चीज़ें मैनेजर को देखनी है। जो कंपनी का मैनेजमेंट है ये सब कंपनी का मैनेजमेंट चेक करेगा, जो भी हमारा एमडी है। सो फर्स्ट प्रिंसिपल में हम ये पढ़ते हैं डिवीजन ऑफ वर्क, मतलब आपको काम को डिवाइड कर देना। अब आता है हमारा सेकंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसमें ये भी इन्होंने भी ये दे रखा है जो मैं आपको समझा रही थी। पॉजिटिव इफेक्ट लीड्स टू स्पेशलाइजेशन, इंक्रीज वर्क एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, एंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिड्यूस द नीड ऑफ सुपरविजन। जब अपने फील्ड की जॉब मिलेगी तो हम किसी की गाइडेंस नहीं, अपने आप ही काम करते चले जाएंगे। और लॉसेस क्या हो सकते हैं, स्पेशलाइजेशन कांट बी इम्प्लीमेंटेड। ये अपडेशन वाली पढ़ाई होनी चाहिए, ये नहीं कि पुराने ज़माने की पढ़ते हुए आ रहे हैं, हमेशा अप टू डेट रहना चाहिए हमें। दूसरा, वर्क एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस में रिड्यूस, ठीक है, वेस्टेज नहीं होंगे रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज में नॉट बी अंडर यूटिलाइज, द वर्कलोड ऑफ सुपरवाइजर्स विल बी मोर। बट क्या नेगेटिव पॉइंट होगा कि जो मैनेजमेंट के ऊपर है उसमें ज़्यादा, क्योंकि वो चेकिंग ज़्यादा करेगा तो वर्कलोड बढ़ जाएगा। तो ये इसके नेगेटिव हो गए, ये इसके पॉजिटिव हो गए। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। मैंने आपको पीडीएफ सेंड करी है, तो पीडीएफ में मैंने आपके सिर्फ इसके मीनिंग आपको बताए हैं। अगर आपको कोई स्पेशल पॉजिटिव एंड निगेटिव एक्सपेक्टेशन भी चाहिए होंगे तो मैं वो भी आपको नेक्स्ट पीडीएफ फाइल में भेज दूँगी। जैसा होता है, अगर आपको इसमें से क्लियर हो रहा है, बुक में से करना चाहते हैं याद, तो ठीक है, आप मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा एट द क्वेरी सेशन टाइम। जब नेक्स्ट टॉपिक की पीडीएफ भेजूँगी तो मैं आपको इसके पॉजिटिव एंड निगेटिव इफेक्ट दे दूँगी। बट आपको मुझे इसके लिए इन्फॉर्म करना होगा। अभी आप पॉइंट समझ लीजिए कौन कौन से प्रिंसिपल्स कैसे हैं। सेकंड प्रिंसिपल आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन में क्या है, इन दिस प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन की हमें इन सिंपल वर्ड में हम कहें, डिसिप्लिन मीन्स ओबीडियंस एंड ऑर्गेनाइजेशन। हमें डिसिप्लिन क्या कहता है कि हमें रेस्पेक्ट रखनी है ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स की एंड रेगुलेशन की। जो भी ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन है उन सब में हमें रेस्पेक्ट रखनी है। ये नहीं कि हम अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं कि ऑफिस का टाइमिंग है 10 से 5, हम आ रहे हैं 9 बजे से 2 बजे तक जा रहे हैं, 9 बजे आ रहे हैं 2 बजे जा रहे हैं, या फिर 11 बजे आ रहे हैं और 3 बजे जा रहे हैं। तो हमें ऐसा नहीं है, हमें पूरा डिसिप्लिन फॉलो करना है। जो भी हमारे कंपनी का टाइम का कोड ऑफ कंडक्ट है, रूल रेगुलेशन है, एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट है, वो सब हमें फॉलो करना है। गुड सुपीरियर एट ऑल लेवल,
जितने हमारे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, टॉप, लोअर, मिडल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, उसमें गुड सुपीरियर होनी चाहिए। ये नहीं कि जो हमें गाइडेंस दे रहे हैं वो सुपीरियर और मैनेजमेंट ही अच्छे नहीं है, वही कोऑपरेटिव नहीं है, वही कोऑर्डिनेट करने वाले नहीं है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी वर्क करने में। क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट होना चाहिए अमंग सबॉर्डिनेट एंड सुपीरियर में। जब हमारा एग्रीमेंट साइन होता है सबॉर्डिनेट एंड सुपीरियर के बीच, तो उसमें हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कुछ चीज़ हाइड कर ली है, उसके बाद में जब हम जॉब ज्वाइन कर लिए उसके बाद खोली जा रही है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। क्लियर एग्रीमेंट होना चाहिए। मीटिंग कमिटमेंट एट ऑल लेवल, टाइम टू टाइम 15 डेज में, 1 वीक में, 2 वीक में मीटिंग होती रहनी चाहिए, जिससे हमें रिपोर्ट मिलती चली जाए वर्क प्रोग्रेस की, वर्क इन प्रोग्रेस, कितना हमारा वर्क चल रहा है। जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टी होनी चाहिए। अगर कोई डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर रहा है, अच्छे से बात नहीं मान रहा है सुपीरियर की, अच्छे से फॉलो अप नहीं कर रहा है वर्किंग एनवायरनमेंट को, तो उसके ऊपर पेनल्टी भी चार्ज होनी चाहिए, या तो उसकी सैलरी में से काटा जाए या फिर कुछ भी पेनल्टी चार्ज होनी चाहिए अगर वो कंपनी के रूल रेगुलेशन नहीं मान रहा है। सो फ्योल ने, हेनरी फ्योल, जो फादर ऑफ मैनेजमेंट माने जाते हैं, इन्होंने सेकंड प्रिंसिपल में, डिसिप्लिन में, हमें ये समझाया कि एक कंपनी के रूल रेगुलेशन फॉलो अप करने हैं, सिस्टमेटिक वर्किंग करना है ऑर्गेनाइजेशन में, इस तरीके से हमें अपनी इम्प्रूव करनी है एफिशिएंसी। डिसऑर्डर, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, कोई वेस्टेज नहीं करना है रिसोर्सेज का, एब्सेंस नहीं होना है डिसिप्लिन में, डिले नहीं करने हैं वर्क को, और वायलेट नहीं करने हैं रूल्स एंड रेगुलेशन कंपनी के, फॉलो अप करना है, फ्रेम करना है पूरे रूल एंड रेगुलेशन का, फॉलो करना है कोड ऑफ कंडक्ट का, मीटिंग करनी है हमें सबॉर्डिनेट्स के साथ, क्लियर फेयर एग्रीमेंट होनी चाहिए दोनों के बीच। सो ये प्रिंसिपल भी हमारा क्लियर हो गया। पॉजिटिव आपको मैं एक बार इधर दिखा देती हूँ। लीड्स टू सिस्टमेटिक वर्किंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, एंश्योर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव रियलाइजेशन गोल, प्रमोट वेल डिजाइन फ्लो कम्युनिकेशन थ्रू स्केलर चेन, डेवलप द सेंस ऑफ कमिटमेंट बोथ अमंग वर्कर एंड मैनेजमेंट। और निगेटिव में क्या हो सकते हैं? may lead to confusion within an organization, the desired goal may not be achieved properly, difficult to create healthy work environment, और may lead to wastage of resources। ये हमारे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हुए। पॉजिटिव मैंने आपको बताई दिए। जैसे एक मैकडोनल्ड कंपनी का एग्जांपल ले लेते हैं, तो वहाँ पे जो डिलीवरी है उसका कोड ऑफ कंडक्ट क्या है कि हमारे हाथ में जो भी प्रोडक्ट वो बनाती है वो 30 मिनट्स के अंदर आ जाना चाहिए। सो वो उस कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो भी करती है, उसके अकॉर्डिंग वर्क भी होता है, जैसा बोला गया है, जैसा एग्रीमेंट में है वैसी होता भी है। सेम आप उसका भी दे सकते हो डोमिनोज का, तो उसमें भी ऐसे ही फॉलो किया जाता है। सो डिसिप्लिन, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आपका क्लियर हो गया। अब आता है आपका थर्ड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। सो थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ, इन 3 प्रिंसिपल के बारे में हम नेक्स्ट ऑडियो क्लिप में डिस्कशन करते हैं।